नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की एवक्स के बारे में बात करने वाले हैं। अभी की बात करें तो अभी इंडियन एयरफोर्स के पास कुल मिलाकर 3 फाल्कन एवक्स और 2 से 3 नेत्र एवक्स मौजूद है, यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास अभी 5 से 6 एवक्स मौजूद है। जबकि अगर इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को देखा जाए तो उस हिसाब से हमें कम से कम 15 से 18 एवक्स की जरूरत पड़ने वाली है। अभी फिलहाल इंडियन एयरफोर्स की तरफ से A330 प्लेटफॉर्म को बेस करके नेत्र मार्क 2 एवक्स को भी बनाने का प्लानिंग किया जा रहा है, जिसमें DRDO की तरफ से डेवलप किए गए नई नेक्स्ट जनरेशन एस रडार डोम को A330 प्लेटफॉर्म के ऊपर फिक्स किया जाएगा, जिसके बाद इसको इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जा सकेगा। इसके लिए DRDO की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी इसका एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन के तौर पर वो एयर इंडिया से 6 A321 एयरक्राफ्ट को एक्वायर कर चुके हैं, जिनको अभी एवक्स में मॉडिफाई किया जाएगा। लेकिन इनको फिलहाल के लिए एवक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमको मिनिमम 4 से 5 साल लगने वाली है, और 5 साल के बाद जाके इंडियन एयरफोर्स को इन एवक्स को डिलीवर करना शुरू किया जा सकता है। और फिर नए A330 प्लेटफॉर्म को बेस करके नेत्र मार्क 2 एवक्स को भी डेवलप किया जा सकता है। फिलहाल अभी 6 एडिशनल एवक्स को भी लीज पर लेने की प्लानिंग किया जा रहा है, जिनको अभी के लिए एक टेम्पररी सोल्यूशन कहा जा सकता है और इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान हमारी एवक्स की फ्लीट पाकिस्तान के मुकाबले भी काफी कम है, जो कि किसी भी एरियल एंगेजमेंट दुश्मन के मुकाबले हमारी एक नेगेटिव पॉइंट होने वाली है। अब यहाँ पर जब एवक्स को लीज पर लेने के लिए बातचीत किया जा रहा है, तो ऐसे में ये भी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, क्योंकि अभी कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि इस कैटेगरी के एयरक्राफ्ट को लीज पर ऑफर कर रहा है। तो किस तरीके से भारत इनको लीज पर लेने की कोशिश करने वाला है, ये भी एक बहुत ही चैलेंजिंग काम होने वाला है। अगला अपडेट भारत और यूनाइटेड स्टेट की तरफ से है। आप सभी जानते होंगे कि भारत और रशिया पहले से ही काफी अच्छे दोस्त हैं और दोनों देशों के बीच अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन मौजूद था। लेकिन पिछले कुछ सालों से अगर देखा जाए तो यूएस की तरफ से भी भारत के करीब आने की कोशिश किया जा रहा है, और स्पेशली जब से चाइना यूएस का राइवल बना है, तब से यूएस की तरफ से भारत को अपनी तरफ करने की कोशिश किया जा रहा है। और पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए तो भारत और यूनाइटेड स्टेट की डिप्लोमेटिक और डिफेंस रिलेशन में काफी बदलाव आ चुका है, और इसमें एक बहुत ही बड़ी स्पाइक को भी नोटिस किया गया। इसी बीच पिछले 10 सालों में भारत और यूएस के बीच बहुत ही बड़े डिफेंस डील को फाइनल किया जा चुका है, जिसमें M777, अपाचे और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर की डील भी शामिल था। और अभी हाल ही में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने बताया है कि यूनाइटेड स्टेट के डिफेंस सेक्रेटरी के साथ उनकी रिसेंट मीटिंग के दौरान भारत और यूएस के बीच कुछ बहुत ही बड़े लेवल की डिफेंस डील को लेकर बातचीत किया गया था, जिसमें यूनाइटेड स्टेट की तरफ से कुछ हाई एंड टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करने का वादा किया गया। अब ये बात अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि इसमें यूनाइटेड स्टेट की तरफ से आखिरकार किस वेपन की टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करने की बात की गई थी। कुछ पिछले मीडिया रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो उनके मुताबिक हो सकता है कि इस दौरान यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अपनी प्रेडेटर ड्रोन की टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करने का फैसला किया जा रहा है, क्योंकि भारत और यूएस के बीच पिछले कुछ सालों से 30 प्रेडेटर ड्रोन की डील फंसा हुआ है, और इसका एक मेजर कारण प्राइस था और हाई कॉस्ट की वजह से भारत इन ड्रोन्स को खरीदने में थोड़ा पीछे हट रहा था। लेकिन अभी शायद यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इनकी टेक्नोलॉजी को भी भारत को ऑफर किया जाने वाला है, जिससे हो सकता है कि भारत खुशी खुशी इन ड्रोन्स को एक्वायर कर सकता है, और इसके बाद आगे चल के इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत अपनी खुद की ड्रोन्स को भी डेवलप कर सकता है। वहीं पर दूसरी तरफ कुछ और जानकारों का ये कहना है कि शायद यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी अपनी GE414 सीरीज की इंजन की टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करने का ऑफर दिया जा रहा है, जिसको बेस करके वो 110 किलोटन क्लास के एक इंजन को भारत के साथ मिलकर बनाने वाले हैं, जिसे भारत आगे चल के अपनी फ्यूचर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करने वाला है। लेकिन सच्चाई है कि अभी तक इन दोनों ही रिपोर्ट के ऊपर कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। अगला अपडेट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लेके। आप सभी को पता होगा कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारत का पहला इंडिजिनस डेडिकेटेड लाइट अटैक हेलीकॉप्टर था, और आगे चल के इसे भारत बहुत ही बड़ी मात्रा में अपनी आर्म फोर्सेस में शामिल करने का प्लान कर रहा है। अब लगभग हर मुश्किल टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद इसी साल मार्च के महीने में गवर्नमेंट की तरफ से 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए अप्रूवल दिया गया था, जिसमें से 5 इंडियन आर्मी ऑपरेट करने वाली थी और 10 इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने का प्लान किया गया था।
अब अच्छी बात ये थी कि जब गवर्नमेंट की तरफ से इन 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को खरीदने का फैसला किया गया था, जो कि इनका लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन था, फंड्स को सैंक्शन किया गया था, तो उससे काफी पहले से ही एचएएल की तरफ से अपनी इंटरनल फंड का इस्तेमाल करके लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया गया था, ताकि जैसे ही इनको फॉर्मली अप्रूव कर दिया जाए तो तुरंत ही इनको हमारे आर्म फोर्सेस में डिलीवर किया जा सके। अभी कुछ ही दिन पहले ही मैंने आप सभी को बताया था कि इंडियन आर्मी की तरफ से अभी फॉर्मली अपनी पहली लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की यूनिट को तैयार किया जा चुका था, और अभी इसके ठीक बाद ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी अपनी पहली LCH स्क्वाड्रन को ऑपरेशनल करने का फैसला किया गया। कुछ ही दिन पहले इन हेलीकॉप्टर को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी सर्विस में शामिल किया गया था, और अभी फाइनली 3 अक्टूबर को इनको ऑपरेशनल करने का फैसला किया जा रहा है। अभी इन हेलीकॉप्टर को जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन से डिप्लॉय किया जाने वाला और ये LCH का पहला ऑपरेशनल स्क्वाड्रन होने वाला है, जिसके बाद हम एडिशनल 6 से 7 स्क्वाड्रन को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का प्लानिंग कर रहे हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम इंडियन नेवी के एक ऐसे वेसल के बारे में बात करने वाले हैं जिसको अभी लगभग 32 साल की ग्लोरियस सर्विस के बाद नेवी से रिटायर करने का प्लानिंग किया जा रहा है। तो अभी हम INS अजय के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक तरीके की कॉर्वेट शिप है, या फिर आप इसको ऑफशोर पेट्रोल वेसल भी कह सकते हैं। इसे अभी तक इंडियन नेवी की तरफ से कई इंपॉर्टेंट मिशन के दौरान डिप्लॉय किया जा चुका है। शिप को सबसे पहले 1990s के दौर में लॉन्च किया गया था, और अभी तक इनको इंडियन नेवी की तरफ से ऑपरेशन पराक्रम, कारगिल और पोस्ट उरी ऑपरेशन के दौरान एक्टिवली डिप्लॉय किया गया था। इन वेसल्स की स्टैंडर्ड डिस्प्लेसमेंट या साइज की बात करें तो ये भले ही काफी छोटी होती है, जो कि बस 485 टन के आसपास की है, लेकिन फिर भी इनमें अच्छा खासा फायर पावर मौजूद था। इन वेसल को स्पेशली इंडियन नेवी की 23rd पेट्रोल वेसल स्क्वाड में इंडक्ट किया गया था, और इसका जो मेन टास्क था वो दुश्मन की सबमरीन के साथ एंगेज होना था। इसकी प्राइमरी वेपन्स की बात करें तो इसमें सबसे खास वेपन जो थे वो लॉन्ग रेंज टॉर्पेडो और एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम थे, जिनको स्पेशली दुश्मन की सबमरीन के साथ एंगेज होने के लिए उनको टारगेट करने के लिए इसमें इंटीग्रेट किया गया था। इन वेसल की रेंज की बात करें तो इतना ज्यादा नहीं था, और इनको मेनली कोस्ट लाइन के करीब रहकर ही ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया था। और पिछले 32 सालों की रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो पिछले 32 सालों में ये वेसल अपनी काम को पूरी तरीके से निभाता आ रहा है। और अभी फाइनली 19 सितंबर को इस वेसल को इंडियन नेवी से डीकमीशन करने का फैसला किया गया, और 19 सितंबर को फॉर्मली इसको मुंबई की नेवल डॉकयार्ड में डीकमीशन कर दिया जाएगा। अगला अपडेट इसरो की तरफ से। आप सब जानते होंगे कि इसरो भारत का सबसे बेहतरीन स्पेस एजेंसी है, और अभी हम लोग कई फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं, और इसमें गगनयान प्रोजेक्ट सबसे अहम प्रोजेक्ट होने वाला है। इनिशियली इसको 2022 की अगस्त तक ही लॉन्च करने का प्लान किया गया था, लेकिन काफ़ी सारे डिले होने के बाद अभी इसको फिलहाल के लिए 2024 तक पोस्टपोन करने की बात सामने आई है, क्योंकि अभी हम पूरी तरीके से ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए तैयार नहीं हो पाए, और सभी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के बिना हमारे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना खतरे से खाली नहीं है। इसी बीच ये भी सुनने को मिल रहा है कि इसरो की तरफ से अभी ना ही सिर्फ अपनी एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने का फैसला किया जा रहा है, बल्कि आने वाले वक्त में इसरो आम इंसानों को भी स्पेस में भेजने की प्लानिंग कर रहा है। दरअसल इसरो की तरफ से भी स्पेस टूरिज्म को शुरू करने का प्लान किया जा रहा है, जिसके लिए इसरो की तरफ से भी एक स्पेसिफिक रॉकेट को और क्रू मॉड्यूल को तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें आम इंसानों को स्पेस में घूमने के लिए वहां पे भेजा जा सकेगा, और इसको आप आसानी से स्पेस टूरिज्म भी कह सकते हैं। ये बात इसरो की तरफ से बताया गया था कि इसके लिए अभी एक स्पेसिफिक रॉकेट को भी और लॉन्च व्हीकल को भी तैयार किया जा रहा है, और साथ ही इसरो अभी ग्लोबल मार्केट में अपनी स्पेस टूरिज्म पैकेज को भी सबसे कम कीमत पर ऑफर करने का प्लान कर रहा है, जिसमें एक इंसान को अगर स्पेस में जाना होगा तो उसको इसरो को 8 करोड़ पे करना पड़ेगा। मुझे पता है 8 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होता, लेकिन जब हम स्पेस टूरिज्म की बात करते हैं ये कोई आम इंसान के लिए नहीं होने वाला है, और जिनके पास बहुत सारा पैसा होगा वो सिर्फ इसको अफोर्ड कर सकते हैं। अभी कुछ प्राइवेट स्पेस एजेंसी भी ऐसे सर्विस को ऑफर कर रहे हैं, लेकिन वो इसके लिए करीब 33 करोड़ का डिमांड करते हैं, जो कि इसरो की तरफ से रखे गए प्राइस के मुकाबले कई गुना ज्यादा होने वाला है। और अभी इसरो की तरफ से ग्लोबल मार्केट में इस नए ट्रेंड को सेट करने की कोशिश करने में लगा हुआ है, और 2028 तक अपनी स्पेशल लॉन्च व्हीकल को तैयार करने की कोशिश भी किया जा रहा है, जिसे आगे चल के हम स्पेस टूरिज्म के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।